Hello and welcome everyone. This is Ritik Ras and you are watching the E Square Science Channel. So guys, ये हमारा M21 बैच का लेक्चर नंबर 1 है. तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को. ठीक है. और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ फंडा बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में. ठीक है. तो चलो देखो, जो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है ये हमें 9th और 10th से पढ़ना है. ठीक है. लेकिन जो हम लोग 6, 7 और 8 में लीनियर इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है, वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है. अब ये वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर हम तुमको कोई क्वेश्चन दें जैसे कि 2x + 3y = 0. ठीक है. तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो हमें जो क्वांटिटी है वो नहीं जानते हैं. वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी जिसका हम वैल्यू नहीं जानते, जो फिक्स वैल्यू नहीं है उसका. जैसे यहाँ पर जो 2 है इसका तो हम जानते हैं कि 2 का मतलब 2 होता है, लेकिन जो यहाँ पर x और y है इसका वैल्यू हम नहीं जानते. फिलहाल तो नहीं जानते कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है. तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स. और जो हम वैल्यू जानते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट. तो जो हमारा 2 है और यहाँ पे 3 है वो क्या हुआ? हमारा कांस्टेंट. ठीक है. तो ये कौन सा वेरिएबल का हुआ? 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल हुआ. ठीक है. ये 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल हुआ. और अगर हम वन वेरिएबल का एग्जांपल दें तो 3x + 2x = 5, कुछ भी ले लो ऐसे. ये हुआ हमारा वन वेरिएबल का. ठीक है. वन वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स. ठीक है. और 6, 7 और 8 क्लास में तुम पढ़े होगे कि हमें बस क्या मिलता था? एक इक्वेशन मिला. सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगा हमें, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा. जैसे अगर x ले लिया तो x ही रहेगा हमेशा, m ले लिया तो m ही रहेगा. यानी कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कोई एक अल्फाबेट को फॉलो करता है. ठीक है. पूरे इक्वेशंस में. और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी हमें कितने मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1. ठीक है. और लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, अगर आपने किस लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर एक बार पढ़ा भी होगा पहले, तो पता होगा आपको कि इसमें क्या होते हैं? 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है 2x + 3y = 0, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए, 2 अल्फाबेट आ गए हैं हमारे, जैसे कि x और y. ठीक है. और प्लस एक और इक्वेशन रहता है इसमें, मतलब एक वेरिएबल नहीं रहेगा, इसमें आपको 2 वेरिएबल्स दिए जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका 2x और 3y. ठीक है. और एक और इक्वेशन रहेगा. सिर्फ एक इक्वेशन से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला. ठीक है. जैसे मान लो 5x + 2y = 0. ठीक है. ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो आपको जब सॉल्यूशन करना होगा तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे? 2. तो सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 2 आएंगे. ठीक है. एक x के और एक y के. और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं आपको 2 वेरिएबल्स में? 2. ठीक है. तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके इक्वेशंस में रहेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने होंगे आपके? उतने जितने वेरिएबल्स हैं उसके इक्वल होंगे. जैसे आपको मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था एक वेरिएबल पे, दैट इज 2x + 3x ले लो, दैट इज 5. ठीक है. अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 1, दैट इज x. ठीक है. तो इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने बने थे? 6, 7, 8 क्लास में आपने कैसे किया था? क्या 2 इक्वेशन का यूज किया था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन का यूज करके हमने इसे बनाया था. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये फंडा क्लियर हुआ कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको फॉर्म करने होंगे, तब जाकर ही आप इसके सॉल्यूशंस तक पहुंच पाओगे. तो एक बात क्लियर है. अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर है. अब हम उसको स्टार्ट करते हैं. ओके. चलो, तो लीनियर इक्वेशन अब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अभी अभी हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे? 2. ठीक है. तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने होंगे? वो भी 2 होंगे. मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस. ओके, ये क्लियर है.
अब चलो, अब लीनियर इक्वेशन के एग्जैक्ट डिफिनेशन पे आते हैं। एग्जैक्ट जो हमारा टू वेरिएबल्स के लिए है वो अब हम जानेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुछ ऐसा होता है, एक इक्वेशंस कुछ ऐसा रहेगा तुम्हारा, जैसे a1x दे दिया प्लस b1y दे दिया प्लस c1 दे दिया इक्वल टू 0। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन से इन टू वेरिएबल का, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये जो अब बन गया x हो गया b2y हो गया प्लस c2 डेट इज इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशंस तुमने यहाँ पे फॉर्म किए, यानी कि मैंने यहाँ लिखे, वो क्या है, टू वेरिएबल्स को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2, x और y। तो इसके नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हुए, 2, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो, यहाँ जो तुम्हारा x है और यहाँ जो तुम्हारा y है, ठीक है, यहाँ जो तुम्हारा x है और यहाँ जो तुम्हारा y है, वो क्या है, वो तुम्हारा वेरिएबल है, वो तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा यहाँ पर a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा वेरिएबल्स है वो क्या आ गया, जो इक्वेशन में x और y दिए रहेंगे वो तुम्हारा वेरिएबल्स आ गया, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म क्या आ गया तुम्हारा, जैसे a1 हो गया, b1 हो गया, ठीक है, a1 हो गया, b1 हो गया और c1 हो गया, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया, ठीक है। तुम्हारा वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, x और y, और कांस्टेंट कितने हैं, 2, दैट इज a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। ओके, ये क्लियर है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये समझ गए। चलो, तो अब एक और बात है इसमें, जो तुम्हारा a1 और b1 का वैल्यू है, ठीक है, जो तुम्हारा a1 का वैल्यू है और जो तुम्हारा b1 का वैल्यू है, ठीक है, एक मिनट, जो तुम्हारा a1 का वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और a2 का जो वैल्यू है वो भी तुम्हारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो b1 का वैल्यू है, ठीक है, वो भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और b2 का जो वैल्यू है वो भी तुम्हारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के, ठीक है। जैसे देखो a1x, यानी इस पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे कि देखो एक और एग्जांपल देख लो, 2x प्लस 3y इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0, उसके बाद हो गया 9x हो गया, ले लो 5y ले लो, माइनस 5 ले लिया, फिर 0। अब तुम ये बताओ, क्या x और y दोनों जगह वेरिएबल है या नहीं है, दोनों जगह तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा a1 है वो यहाँ पर क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। जो तुम्हारा इस इक्वेशन में a1 है वो क्या है, 2 है। इस इक्वेशन में तुम्हारा a2 कितना है, 9 है, a2 इक्वल टू 9। अगर हम b1 की बात करें तो b1 हमारा कितना है, 3। अगर हम b2 की बात करें तो क्या है तुम्हारा, 5 है। देखो 5y मत लिख देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, b2y, y तुम्हारा दिया हुआ है, b2 का वैल्यू तुम्हें मिल गया 5, ठीक है। अगर हम c1 की बात करें तो c1 तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी क्या होता है, कोई भी वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, तो ये जितना दिया तुम्हें रहेगा कांस्टेंट, अलग से सबको लिख दो। तो यहाँ माइनस में है, नहीं ये c2 है तुम्हारा, ठीक है, c2 इक्वल टू -5 हो गया, और c1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो, इतने बात क्लियर हो गए। और ये जो मैंने बताया a1 0 नहीं होना चाहिए, b1 0 नहीं होना चाहिए, a2 और b2 भी तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों कहा मैंने, जैसे देखो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, यहाँ से ये तो पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ 2 को गायब कर दूं और a1 की जगह 0 रख दूं, तो कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये खत्म होके 0 इंटू एक्स खत्म होके क्या बन जाएगा, 0। तो ये तो बन गया भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
लेकिन हमें क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो मान लिया इसे रहने दिया मैंने, 2x को रहने दिया, यानी कि a1 को रहने दिया, मैंने इसे गायब कर दिया, तो फिर तो भाई x बच जाएगा, सिर्फ y चला गया। ठीक है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहा नहीं। ठीक है, तो इस कारण से जो a1 a2 ठीक है और b1 b2 का वैल्यू है वो हम जीरो नहीं रखते हैं। ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, भले हम जो c है उसको हम जीरो रख सकते हैं, ये जो हमारा c1 है c2 है इसे हम जीरो रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं है। ये अगर जीरो हो भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए, और टू वेरिएबल यानी कि किसी भी इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब c को तुम हटाओ या नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो, तो ये टर्म हमारे हो गए। अब हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं, जैसे कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कितने मेथड होते हैं, कितने नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को करने के लिए। चलो, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा टाइप होता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पहला कौन सा होता है, ग्राफिकल मेथड। दूसरा कौन सा होता है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इतना क्लियर है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हम ग्राफ्स का यूज करके वो आंसर वगैरह लाते हैं। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में हम लोग मेनली ग्राफिकल मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो अलजेब्रिक मेथड है ये कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब अलजेब्रिक का वैसे मतलब क्या होता है, यानी कि हमें खुद सॉल्यूशंस करने रहते हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेशंस करने रहते हैं इसमें, तब जाकर हमें क्या मिलता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स है उसका सॉल्यूशंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक मेथड्स है वो भी तीन टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और दूसरा आ जाएगा हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन कर ली, जैसे कि क्या हमने पढ़ा अभी, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कितने होते हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स अभी हम पढ़ेंगे, और अलजेब्रिक मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो जो हमारा रिडक्शन हुआ है, सीबीएसई ने जो रिडक्शन किया है अभी सिलेबस में, उसने बताया कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमने मेनली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड्स के बारे में बात कर ले। अब ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है वो अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एक पॉइंट नोट करना तुम लोग, जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या होता है। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ का यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना,
जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होता है, ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो कॉपी पेन निकालो और एक पॉइंट तुम उसमें ग्राफिकल मेथड्स के बारे में लिखो, ठीक है। लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक बार और बोलता हूं मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस का, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमेशा होगा, ठीक है। और दो वेरिएबल्स यानी कि दो इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने होंगे, 2 होंगे। ओके चलो ये हम लोग समझ गए। अब आता है बात सॉल्यूशंस का, ठीक है, कि अब सॉल्यूशंस कैसे होगा, कितने टाइप के सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। फिलहाल हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल के बारे में। अब ग्राफ के बारे में, ग्राफ का यूज करके हम सॉल्यूशंस कितने ला सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं x प्लस वाई इक्वल टू 5, तुम इसे बताओ कितने इसके आंसर आ सकते हैं, x के कितने आंसर आ सकते हैं, y के कितने। तो तुम बोलोगे x और y, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 1 ले लें, x का वैल्यू 1 ले लें और y का वैल्यू 4 ले लें, तो 5 आएगा। पहला x का वैल्यू 1, दूसरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अगर हम उल्टा कर दें, 4 ये ले लें और 1 ये ले लें, यानी कि 4 + 1 करें तभी तो 5 आएगा ना, फिर भी 5 आने वाला है। अगर हम 2 + 3 करें तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करें तभी 5 आएगा। यानी ये यहाँ पे 2 और 3 भी और जुट गया, यहाँ भी 2 और 3 भी जुट गया। देखो 1 + 4 5, 4 + 1 5, 2 + 1, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। देखो 2 + 3 क्या आएगा, 5, 3 + 2 क्या आएगा, 5, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई वेरिएबल्स है उसके एक से ज्यादा भी आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है, उसके एक से ज्यादा भी आंसर्स आ सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो तुम्हारा ग्राफ है उसके सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मेनली, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं उसके बारे में। जैसे देखो जो सॉल्यूशंस होते हैं, ग्राफ के जो सॉल्यूशंस हैं वो मेनली 3 टाइप्स के हैं। कैसे कैसे, पहला जो आता है वो तुम्हारा क्या है, नहीं 3 टाइप के होते हैं लेकिन उससे भी ऊपर कुछ होता है। जैसे देखो कंसिस्टेंट, इसके बाद वो तुम्हारा आएगा कंसिस्टेंट आ गया, और दूसरा क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और जो कंसिस्टेंट है इसके 2 टाइप्स आ गए, ये हो गया तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन और ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये जो है वो क्या दे दिया, इसके भी एक टाइप्स हैं जो कि आ गए तुम्हारे नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब चलो कंसिस्टेंट क्या होता है ये समझो और इनकंसिस्टेंट क्या होता है वो समझो, ठीक है। कंसिस्टेंट कहता है कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन रहना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन रहना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हम कोई बोले, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, x का कितने सारे वैल्यू आ गए, y का कितने वैल्यू आ गए, लेकिन वही अगर हम एक एग्जांपल ले तुमको कि एक कंडीशन दे दी है कि जो तुम्हारा x है वो y के इक्वल है और x - y = 1, क्या ये कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर तुम x का वैल्यू कितना भी बड़ा ले लो वो y के हमेशा इक्वल होगा, आइडेंटिटी ही ऐसा दिया है, ठीक है। तो जितने नंबर्स तुम्हारे इक्वल है, अगर इक्वल नंबर्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, लेकिन ये 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन गलत है, ठीक है। इसका कितने आंसर्स आएंगे, इसके सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो जिसका सॉल्यूशन नहीं निकले वो इनकंसिस्टेंट, और जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा जितना भी, वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब कंसिस्टेंट के 2 टाइप होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। अब इसे हम ग्राफ से समझाते हैं। जैसे अगर हम यूनिक लें, यूनिक की बात करें, अगर हम
ये लिख लिए हैं आप लोग। अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनना चाहिए हमारा। मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस दे दिया, ये एक्स एक्सिस दे दिया, ये एक्स डैश एक्सिस दे दिया, ये एक मिनट, ये वाई डैश होगा ना, ये तुम्हारा आ गया एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब इन दो स्ट्रेट लाइन्स को हम कैसे इस पे रख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। अब एक बात बताओ, जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो कैसे निकलता है ग्राफिकल मेथड में, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे दो लाइन है, ये एक लाइन, ये एक लाइन, अगर एक लाइन मैं इसे इंटरसेक्ट कर रहा हूं तो ये वाला जो पॉइंट था जहां पे दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट किए, यही तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट यहां का होगा। जैसे एक लाइन तुम्हारा ऐसे आ रहा है, एक लाइन ऐसे आ रहा है, एक लाइन इधर से आ रहा है, एक लाइन इधर से, तो ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म होगा एक्स कॉमा वाई का, वही तुम्हारा एक्स का वैल्यू देगा। ठीक है, और वही तुम्हारा क्या करेगा, वाई का वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमें कितने सॉल्यूशंस चाहिए, एक सॉल्यूशन। तो जो लाइन है वो कम से कम एक सॉल्यूशन पे मतलब एक पॉइंट पे वो टच होना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने ऐसे टच कर दिया, एक पॉइंट पे टच हुआ, ठीक है, तो इससे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक। तो जो अगर हम एक सॉल्यूशंस लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशंस पता कैसे करें, मान लो अगर तुम्हें कुछ इक्वेशंस दे दिया, ठीक है, अब तुम उसका सॉल्यूशन बना रहे हो, अब तुम्हें पता नहीं कि इसका एक सॉल्यूशन आएगा या इससे ज्यादा सॉल्यूशन आएगा। एग्जाम में पूछ दिया कि एक्स या वाई का वैल्यू बताओ, तो एक्स और वाई का वैल्यू तुम सोचोगे, तुमने ला दिया, जैसे कि एक एग्जांपल मैं फिर से दे रहा हूं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसका तुम क्या बोलोगे, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो कुछ ना कुछ आएगा, मतलब ऐसे नहीं आएगा, एक इक्वेशंस और चाहिए होगा। लेकिन मान लो अगर हम ऐसे इक्वेशंस करते हैं तो इसमें हम क्या आएगा, एक्स का कुछ ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है। मान लो हम एक वैल्यू निकाल के छोड़ दें, लेकिन इस एक्स के और भी तो वैल्यूज आ सकते थे, तो ये हमें पता ही नहीं है, हमें यूनिक सॉल्यूशन ये होगा या नहीं होगा, इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे ये हमें खुद पता ही नहीं है, तो हम कैसे उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, और उस फॉर्मूले का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके एक आंसर आएंगे, इनफाइनाइट आंसर आएंगे, या आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, अब भाई दो सॉल्यूशन तो आ नहीं सकते ग्राफ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देखो इधर से तुम एरो बढ़ाओ, इधर से एरो बढ़ा दो, इधर से और इधर से, दोबारा कहीं ये कटने का चांस नहीं ले रहा। ठीक है, कटेगा तो एक पॉइंट में, नहीं तो नहीं कटेगा या कॉन्साइड हो जाएगा। ठीक है, एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कौन सा है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि इसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ना, इसलिए। ठीक है, उसके बाद हम कैसे पहचाने कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका एक फॉर्मूला आता है, A1 बाई A2 नॉट एबल टू B1 बाई B2। ठीक है, मतलब A1 बाई A2, A1 और A2 का जो रेशियो है वो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि देखो तुम्हें दे दिया, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम्हें दे दिया कोई इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, दिखने में सिमिलर है, लेकिन अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो हमें डिफरेंट लगेगा। ठीक है, जैसे देखो हमें क्या कहा गया था, A1 बाई A2। ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या था, A1 बाई A2 नॉट एबल टू B1 बाई B2। ठीक है, अब बताओ इस वाले कंडीशन में A1 कौन है, जो फर्स्ट इक्वेशन का जो x के साथ रहता है वो A1 है, तो हम लिख दिए नीचे 2। ठीक है, फिर जो A2 क्या है, जो x के साथ रहता है लेकिन सेकंड इक्वेशन में, तो हमारा आ गया 3। तो ये वाला जो A1 बाई A2 है ये हमें निकल गया A1 बाई A2, ये हमें निकल गया 2 बाई 3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे,
B1 बाई B2 निकालेंगे। B1 बाई B2, B1 क्या होता है, जो y के साथ रहता है। याद रखो यहां पे तुम सिर्फ 2 लिखोगे, x को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। और B1 का वैल्यू क्या होता है, 3y, सॉरी 3y नहीं होता है, सिर्फ 3 होता है, ओके। और B2 का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब क्या ये बताओ 2/3 और 3/2 क्या इक्वल हो सकते हैं? देखो 2/3 इक्वल टू 3/2 हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये 2/3 है और ये 3/2 है, जस्ट रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो ये नहीं वैलिड है, ठीक है। और जो अगर A1/A2 और B1/B2 अगर वैलिड नहीं है तो ये जो दोनों इक्वेशंस मैंने अभी तुम्हें दिए ये क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। इसके अगर तुम सॉल्यूशंस निकालोगे तो उसमें सिर्फ x के एक ही वैल्यू आएगा और y का एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। क्लियर है? वैसे ही अगर हम बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है अब वो देखते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट। मान लो हमारे पास ये जो दोनों लाइन है उसे हम क्या करें, अच्छा एक कंडीशन क्या था, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करना। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दो लाइन दो पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट कर सकता है अगर तुम उसे एंगल 0 कर दो, यानी कि इसके ऊपर ही दूसरा वाला लाइन रख दो, इसके ऊपर ही दूसरा वाला अगर हम लाइन रख दे रहे हैं तो देखो यहां पे तो बहुत सारे पॉइंट आ गए, हमें सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत थी और यहां बहुत सारे पॉइंट आ गए। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, देखो इधर से लाइन बढ़ सकता है, इधर से लाइन बढ़ सकता है, बस इतना ही नहीं है, ये उधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वैल्यूज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसके वैल्यू कितने आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है, अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि हम पहचाने इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हमने यूनिक को पहचाना, अच्छा यूनिक क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। यूनिक सॉल्यूशंस कैसे निकलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन से निकलता है, मतलब दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यूनिक का पहचान क्या है, इंटरसेक्ट करना, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यूनिक बनता है। और इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करें, जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे, ठीक है, कोइंसाइड कर दे, एक के ऊपर एक आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस पे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये देख लो, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1/C2, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इसके सारे वैल्यूज एक दूसरे के रेशियो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, सारे के सारे वैल्यूज नहीं, जो तुम्हारा रेशियो आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है किसी भी क्या कहते हैं फ्रैक्शन का, वो तुम्हारा इक्वल होना चाहिए तीनों का। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे ये क्वांसाइड होता है, ठीक है, एग्जांपल दे दें 2x + 3y इक्वल टू एक मिनट +5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लो अगर मैं दे दी यहाँ पे 10x, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा ये कितना है 1/5, तो 3 का कितना आ जाएगा 1/5, 15y, ठीक है, 15y आ जाएगा। और इसका 1/5 कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका अगर हम रेशियो निकालें उसके अकॉर्डिंग, तो A1/A2 कितना आएगा, A1/A2 क्या आ जाएगा 2/10, दैट इज 1/5, कट के आ जाएगा 1/5, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, इसमें हम क्या निकालेंगे, B1/B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3/15 है, 3/15 करेंगे क्या आ जाएगा 1/5, हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद तीसरा कंडीशन देखो क्या है, C1/C2, C1/C2 तो क्या आ जा रहा है 5/25, कट के आ जाएगा 1/5, ठीक है। यहां भी आ रहा है 1/5, यहां भी आ रहा है 1/5 और यहां भी आ रहा है 1/5, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो क्या है 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा।
क्या तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल है? यस इक्वल है, तो ये क्या है, कितने सॉल्यूशंस देगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अगर ये वाले तुम वैल्यू को, ये वाला जो लीनियर इक्वेशन है इसका तुम वैल्यूज निकालोगे, इसका सॉल्यूशंस करोगे ग्राफिकली, तो ये ग्राफिकली नहीं ऐसे भी करोगे तो इनफाइनाइट ये सॉल्यूशन देगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, ये तो कंसिस्टेंट हो गया ना। कंसिस्टेंट के कितने टाइप होते हैं? इनफाइनाइट और यूनिक, दो टाइप। इनकंसिस्टेंट के एक टाइप, क्योंकि उसके कोई सॉल्यूशंस ही नहीं होते, नो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, वो कहता है भाई मेरे को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन से परहेज है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस नहीं चाहेगा। तो इनकंसिस्टेंट का एक टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशंस, उसको देख लेते हैं हम। अब इनकंसिस्टेंट का जो है उसे देखते हैं। इनकंसिस्टेंट जो होता है उसका क्या होता है? नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, उसका कोई सॉल्यूशंस ही नहीं होता है। और उसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन वो जो तुम्हारा कांस्टेंट का रेशियो होगा वो बाकी दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का होता है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देख लो, ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, उसके बाद क्या आ जा रहा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए रेशियो। तो मान लो यहाँ पे मैं 10x दे रहा हूँ तो यहाँ पे 15y, लेकिन यहाँ पे 20 = 0 आ गया। अगर इसका हम a1/a2 निकालें, a1/a2, तो ये क्या आएगा, 2/10 दैट इज 1/5, ये 1/5 आ गया। फिर अगर हम निकालें क्या है, b1/b2, ठीक है, b1/b2, तो क्या आ जाएगा हमारा 3/15 दैट इज 1/5। ठीक है, अगर हम निकालें c1/c2 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 5/20 दैट इज 1/4। ठीक है, ये 1/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करो, 1/5 इक्वल टू 1/5, बट 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/4, 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/5। अब ये देखो जो कांस्टेंट का रेशियोज है वो क्या रहा है, 1/4, लेकिन बाकी दोनों के रेशियोज सेम है। बाकी दोनों रेशियोज अगर तुम्हारे सेम रहेंगे, ठीक है, और जो तुम्हारा कांस्टेंट है और बाकी दोनों रेशियोज ये दोनों अगर अलग अलग है, तो वो जो तुम्हारा सॉल्यूशंस देगा उसका कोई सॉल्यूशन आने ही वाला नहीं है, वो निकालते रहो। ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं आने जा रहा। तो इस केस में हम कैसे पहचाने, इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो इसका ग्राफ, अच्छा, ग्राफ बनने के लिए, सॉल्यूशंस आने के लिए क्या चाहिए, लाइन को इंटरसेक्ट करना पड़ता है। यूनिक के लिए क्या किया मैंने, एक पॉइंट पे, इनफाइनाइट के लिए कॉन्साइड ही कर दिया, उसके पास पॉइंट ही पॉइंट आते रहे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उस लाइन को इंटरसेक्ट कराना ही नहीं है। ठीक है, तो लाइन को कैसे एडजस्ट करें कि वो एक दूसरे से कटे नहीं। तो अगर हम उसे काम करें, अगर हम उसे पैरेलल रख दें, ये अगर हम पैरेलल रखते हैं, इसका देखो, ये अगर हम पैरेलल रखते हैं तो इसे भी तुम बढ़ाओ, इन दोनों को और इन दोनों को, ये आगे जाकर कहीं कटने वाला नहीं है। तो जो अगर कटे नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशंस आएगा नहीं, और अगर कटा नहीं तो सॉल्यूशंस आया नहीं, बात यहीं पे खत्म, इसका कोई सॉल्यूशंस आने वाला है नहीं। ठीक है, ये समझ गए। तो एक और बात है, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दे, ठीक है, तुम ये तो अब पता कर सकते हो कि ये जो तुम्हारा कोई क्वेश्चन दे रहा है, कोई लीनियर इक्वेशंस तुम्हें दे रहा है, वो क्या है, वो तुम्हारा सॉल्यूशंस देगा या नहीं देगा। तुम निकालते रहो, तुम्हें क्वेश्चन मिला, तुम निकालना शुरू कर दिए, तुम ये भी नहीं देखे कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला। ठीक है, तुम एकदम निकालते चले जा रहे, तो तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हुआ ना सीधा सीधा। तो इसलिए ये फॉर्मूला निकाला गया है। अब एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि जो यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, उसका पहचान क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जो तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, उसको हम क्या, उसका पहचान क्या है, कॉन्साइड हो जाता है।
कॉन्साइड लाइंस हो जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा एक और आता है नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस का क्या होता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, समझ गए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और ये जो इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट ही उसका वैल्यू होगा। कॉन्साइड अगर मैं बनाऊं तो ये लाइन के ऊपर ही तुम्हारा एक और लाइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल बनाऊं, पैरेलल कहीं आगे जाकर कटने वाला नहीं है तो इसका कोई सॉल्यूशंस आने वाला भी नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनि का फॉर्मूला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2। इंटरसेक्टिंग का इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब हम नो सॉल्यूशंस का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जो लेक्चर 1 है हमारा आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने क्या पढ़ा, आज ग्राफिकल मेथड्स को सीख लिया आज हमने, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस होगा जो कि हम आगे करवाएंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे हमने कर लिए। तो यहाँ पे हमारा ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें अब हम बात करेंगे अलजेब्रिकल मेथड्स के बारे में।